हेलो फ्रेंड्स, एंसेंट इंडिया हिस्टोरिकल साइट मैपिंग सीरीज में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी अब तक पाषाण काल से लेके गुप्त काल तक को हमने मैप के माध्यम से कवर किया। आज गुप्तोत्तर काल, लेटर गुप्ता पीरियड 600 ईस्वी से 700 ईस्वी के बीच में जो भारत का राजनीतिक परिदृश्य रहा है, साथ में जो सांस्कृतिक डेवलपमेंट के जो सेंटर थे, तो दोनों को, राजनीतिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से गुप्तोत्तर काल को मैप में कवर करेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गुप्त काल के पतन के बाद जो राजनीतिक परिदृश्य रहता है भारत में, उसे देखते हैं। पहला इसमें है परिहासपुर, गुप्तोत्तर कालीन राजनीतिक केंद्र। यह संघ शासित राज्य जम्मू कश्मीर में है। परिहासपुर बारामूला जिले में श्रीनगर से 26 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में कारकोट वंश के राजा ललितादित्य मुक्तापीड ने की। एक और है जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में श्रीनगर, काफ़ी चर्चित स्थल। राजनीतिक स्थल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू की राजधानी नगर है। गुप्तोत्तर काल में हुण शासकों का प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहा है ये हुण शासकों का। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर और परिहासपुर नेक्स्ट थानेश्वर, थानेश्वर है ये। गुप्तोत्तर कालीन राजनीतिक केंद्र हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में गुप्तोत्तर काल में पुष्पवती राजवंश का राजनीतिक केंद्र था। प्रारंभिक उनकी राजधानी थी। थानेश्वर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। बांसखेड़ा, यह गुप्तोत्तर कालीन राजनीतिक उत्तर प्रदेश राज्य के शाहजहांपुर जिले में है। बांसखेड़ा पुष्पवती वंश के शासक हर्षवर्धन का अभिलेख यहाँ से प्राप्त होता है। इस अभिलेख में हर्षवर्धन के जो सिग्नेचर हैं वो भी मिलते हैं। बांसखेड़ा अभिलेख। तो इसके बाद कन्नौज, यह भी उत्तर प्रदेश में एक जिला है। गुप्तोत्तर काल में पुष्पवती वंश के शासक हर्षवर्धन की राजधानी रही है। आरंभ में थानेश्वर थी, बाद में ये कन्नौज राजधानी हुई हर्षवर्धन के टाइम। उत्तर प्रदेश में और हर्षवर्धन कालीन एक मधुबन अभिलेख। हर्षवर्धन के दो प्रमुख अभिलेख हैं, बांसखेड़ा और मधुबन। तो ये भी गुप्तोत्तर कालीन उत्तर प्रदेश राज्य के मऊ जिले में स्थित घोसी तालुके में है। उत्तर प्रदेश के मऊ जो जिला है, यह अभिलेख पुष्पवती शासक हर्षवर्धन से संबंधित है। मधुबन अभिलेख। तो उत्तर प्रदेश में इन बांसखेड़ा, कन्नौज और मधुबन। तो ये उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर जिला रहा है। ये बांसखेड़ा अभिलेख यहाँ से मिलता है शाहजहांपुर जिले में। इसके अलावा ये है कन्नौज, जो हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी रही है। पहली राजधानी जो पुष्पवती वंश की रही है वो थानेश्वर, बाद में कन्नौज। और ये है मधुबन शिलालेख, उत्तर प्रदेश का मऊ जिला की घोसी तहसील में पड़ता है मधुबन। तो मधुबन शिलालेख यहाँ पे 6वें नंबर पे। नालंदा, बिहार में एक जिला है नालंदा। हर्षवर्धन एवं पाल शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था नालंदा को। यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय है, कुमारगुप्त ने, वो गुप्तकालीन विश्वविद्यालय जिसका निर्माण कुमारगुप्त ने कराया था।
तो नालंदा जो बौद्ध संप्रदाय, महायान संप्रदाय है बौद्ध धर्म का, उसका एक प्रमुख संरक्षण केंद्र रहा है। और नालंदा यूनिवर्सिटी ये 7वें नंबर पे, ये नालंदा। गौड़ क्षेत्र, इस क्षेत्र की वर्तमान अवस्थिति पश्चिम बंगाल राज्य के मालदा जिले में है। गुप्तोत्तर काल में इस क्षेत्र पर गौड़ शासक शशांक जो प्रमुख है, हर्षवर्धन का प्रमुख प्रतिद्वंदी था शशांक, जिन्होंने बोधि वृक्ष को कटवा के फेंकवा दिया था। चंदेलो एवं कलचुरी शासकों का नियंत्रण रहा है। बाद में पाल डायनेस्टी क्षेत्र में शासन करती है। तो गौड़ क्षेत्र तो यहाँ है वेस्ट बंगाल में, गौड़ क्षेत्र का जो प्रमुख केंद्र रहा है। ये वेस्ट बंगाल का ये वाला रीजन गौड़ क्षेत्र था। और मध्यकालीन भारत में यही क्षेत्र जो है लखनौती के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राग ज्योतिषपुर। ये भी लेटर गुप्ता पीरियड का स्थल है। वर्तमान असम राज्य के गुवाहाटी जिले में पाल शासक देवपाल के शासनकाल में एक प्रमुख राजनीतिक केंद्र था प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर 9वें नंबर पे असम में। इसके अलावा वल्लभी, यह स्थल गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर के निकट स्थित है। गुप्तोत्तर काल में यहाँ पर हर्षवर्धन के अधीन मैत्रक वंश का शासन था। तो ये 10वें नंबर पे वल्लभी, ये 6वीं शताब्दी में यहाँ पे 512 ईस्वी में यहाँ पे दूसरा जो प्रमुख जैन एक संगति होता है उसका भी आयोजन होता है। इसके अलावा वल्लभी बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, नालंदा है ये महायान शाखा के लिए, और वल्लभी है वो बौद्ध धर्म के हीनयान शाखा के लिए प्रमुख स्थल रहा है। और हर्षवर्धन के टाइम पे यहाँ पे एक शिलादित्य नाम के एक राजा थे मैत्रक वंश के। तो गुप्तोत्तर बात जो भारत है, दक्षिण भारत का क्या स्थिति रहा है, एवल अभिलेख के माध्यम से हम देखते हैं। का जो कर्नाटक में है ये बागलकोट जिले में चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड से संबंधित अभिलेख है। रविकीर्ति ने बनाया, इसे उत्कीर्ण कराया था, जो एक जैन अनुयायी था। इस अभिलेख में ही रविकीर्ति ने अपने आप की तुलना भारवी और भास जैसे जो महान साहित्यकार थे उनसे की है। इसके अलावा कर्नाटक में एक और है बादामी या वातापी। वर्तमान में कर्नाटक राज्य में ये भी बागलकोट जिले में है। बादामी तालुका पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी रही है। ये बादामी या वातापी कहते हैं। कर्नाटक में और स्थल एक वनवासी, कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। यहाँ गुप्तोत्तर काल में कदम शासकों का शासन था। तो कदम शासकों की राजधानी रही है वनवासी। इसके अलावा कोलार, ये भी कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के ये स्थल ऐहोल, बादामी और वनवासी और कोलार देखते हैं। तो कर्नाटक में ये 11 नंबर पर है ऐहोल। ये दोनों एक ही ज़िले में है, ऐहोल और ये बादामी कर्नाटक में। 13वें नंबर पे, 12 नंबर बादामी है या वातापी, और ऐहोल 11 नंबर पे, दोनों एक ही ज़िले में है। यहाँ पे ये वनवासी है जो कदम शासकों की राजधानी थी, 13 नंबर। और ये 14 नंबर पे कोलार है। वेंगी, यह आंध्र प्रदेश में है। वेंगी पश्चिमी गोदावरी जिले में स्थित है। यह गुप्तोत्तर काल में पूर्वी चालुक्यों की राजधानी रही है, जो सबसे अंतिम में चालुक्य आते हैं, वेंगी।
यहाँ पे वेंगी। कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में एक जिला, गुप्तोत्तर काल के आरंभ में पल्लव शासकों की राजधानी थी कांचीपुरम। बाद में इस पर पश्चिमी चालुक्य शासक विक्रमादित्य सेकेंड ने नियंत्रण कर लिया। इसके अलावा तमिलनाडु में महाबलीपुरम, मामल्लपुरम गुप्तोत्तरकालीन तमिलनाडु राज्य में चिंगलपट्टू जिले में स्थित है। यह पल्लव शासकों का प्रमुख बंदरगाह था। तंजौर, यह राजनीतिक स्थल वर्तमान तमिलनाडु राज्य का एक जिला। यह गुप्तोत्तर काल में चोल शासकों का प्रमुख राजनीतिक केंद्र रहा है। तंजौर, कांचीपुरम, महाबलीपुरम और तंजौर। तो ये रहा कांचीपुरम। इसके नीचे ये है महाबलीपुरम। और यहाँ पे तंजौर। तो गुप्तोत्तर काल से पहले और पूर्व मध्य काल से पहले अगर राजनीतिक परिदृश्य में देखा जाए तो ये अगर उत्तर भारत में यहाँ पे आपका पुष्यभूति वंश था, जिसे वर्धन वंश कहते हैं। इसके अलावा इधर के क्षेत्र में गौड़ शासकों का था प्रभाव, यहाँ मैत्रक शासकों का। और इसके अलावा दक्षिण भारत में अगर यहाँ देखें तो ये कल्याणी के चालुक्य थे यहाँ पे। इसके नीचे वातापी के चालुक्य मिलते हैं, ये कर्नाटक में। इनके नीचे मिलता है हमें जो कदम शासक थे, और इधर पल्लव वंश का शासन था। और उनके बाद चोल और पांड्य फिर से दोबारा इमर्ज करते हैं संगम काल के बाद। तो ये रहा राजनीतिक परिदृश्य गुप्तोत्तर काल का। अब देखते हैं कुछ सांस्कृतिक परिदृश्य में। तो सांस्कृतिक केंद्र नालंदा, वल्लभी, छत्तीसगढ़ में सिरपुर नागर शैली के मंदिरों के लिए प्रमुख स्थल। इसके अलावा दक्षिण भारत में एलोरा, क्योंकि हम सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में इन्हें हम देख चुके हैं, क्योंकि कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं जो भी है महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले में है एलोरा। 7वीं और 8वीं शताब्दी में निर्मित बौद्ध और जैन गुफाएं यहाँ से प्राप्त होती है। खुद जो रविकीर्ति है एलोरा अभिलेख का, वो एक जैन अनुयायी था। 8वीं सदी में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर यहीं पर स्थित है। तो एलोरा में है, ये महाराष्ट्र में। एलोरा, एहोल, सॉरी रविकीर्ति एहोल अभिलेख से संबंधित है। एलोरा में मैंने बोल दिया रविकीर्ति के बारे में। तो ये एहोल है। तो कर्नाटक राज्य में है ये, बागलकोट। एहोल में गुप्त काल के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर, लड़खना, कोटगुड़ी और मेगुटी मंदिर, ये मेगुटी मंदिर ज़्यादा चर्चित स्थल है। पट्टदकल में दक्कन शैली में निर्मित विशाल और सुंदर विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भी यहाँ पे है, पट्टदकल में, चालुक्यकालीन। इसके अलावा कर्नाटक में बादामी जो है, महाकूट भी कहते हैं, कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में ये भी है। बादामी गुप्त काल में निर्मित वैष्णव शैव एवं जैन गुफाएं यहाँ पर स्थित है। प्रारंभिक चालुक्य काल में लगभग 20 मंदिर मिले हैं। ये एहोल और पट्टदकल और साथ में बादामी भी यहीं पे है कर्नाटक में।
इसके अलावा दक्षिण भारत में जो पल्लवों द्वारा किया गया मंदिर निर्माण है कांचीपुरम में, वो है सांस्कृतिक स्थल तमिलनाडु राज्य में गुप्ततर काल बौद्ध, जैन और वैष्णव एवं शैव धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है ये कांचीपुरम। महाबलीपुरम, मामल्लपुरम, ये भी पल्लव शासन में प्रमुख केंद्र है। तमिलनाडु राज्य के चिंगलपट्टू जिले में यहाँ पर पल्लव शासकों द्वारा निर्मित गुफा मंदिर, पंच पांडव गुफा मंदिर, 2 चट्टानों पर उत्कीर्ण अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण का दृश्य, रथ मंदिर, ये सारे देखिए जो पल्लव मंदिर निर्माण शैली है उनके विशेषताएं भी है। गंगा अवतरण का दृश्य, रथ मंदिर, 2 चट्टानों पर एकाश्म पत्थरों से निर्मित मंदिर बनती थी। रथ मंदिर एवं तट मंदिर स्थित है। तो महाबलीपुरम पल्लव काल में द्रविड़ शैली की मंदिर निर्माण का एक प्रमुख केंद्र रहा है, और कांचीपुरम भी। इसके अलावा तमिलनाडु में मडांगनपट्टू गुप्तोत्तरकालीन सांस्कृतिक स्थल तमिलनाडु राज्य के विल्लुपुरम जिले में स्थित है। पल्लवकालीन लक्षयातन मंदिर भी स्थित है यहाँ पे मंडागपट्टू में, तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में है। तिरुचिरापल्ली, ये भी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु का एक जिला। पल्लवों के शासन काल में निर्मित ललितांकुर गुफा मंदिर स्थित है। देखिए द्रविड़ शैली में मंदिर निर्माण का जो श्रेय है उसकी प्रारंभिक श्रेय पल्लवों को जाती है। इसके अलावा चोल और पांडवों ने भी अपने अपने स्तर पर योगदान दिया, लेकिन स्टार्ट में पल्लवों ने द्रविड़ मंदिर शैली को काफ़ी विकसित किया है। तो इसके अलावा है पदुकोट्टई, यह गुप्तोत्तरकालीन सांस्कृतिक स्थल वर्तमान तमिलनाडु राज्य का एक जिला है। यह स्थल जैन गुफा शीतल वासन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पल्लव टाइम का ये स्थल है, देखते हैं इन सभी को। 7वां कांचीपुरम 8वें नंबर पे, 8वें नंबर पे महाबलीपुरम या मामल्लपुरम 8वें नंबर पे, और ये कांचीपुरम ऊपर है 7वें नंबर पे। साथ में यही है मडांगपट्टू 9वें नंबर पे। यहाँ पे है तिरुचिरापल्ली ऊपर 10वें नंबर पे। इसके नीचे है जो पुदुकोट्टई है वो है यहाँ पे 11 नंबर। नेक्स्ट चेर शासकों द्वारा निर्मित चेरामन जुमा मस्जिद, यह गुप्तोत्तरकालीन मस्जिद वर्तमान केरल राज्य के थ्रिसुर जिले के कोडांगलूर तालुके में स्थित है। इसका निर्माण 629 ईस्वी में चेर राजवंश के शासन काल में अरब यात्री मालिक इब्न दीनार द्वारा करवाया गया था, जो भारतीय उपमहाद्वीप में निर्मित सबसे पुरानी मस्जिद है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है और एक महत्वपूर्ण जानकारी है। चेरामन जुमा मस्जिद ये सबसे प्राचीनतम मस्जिद है हमारे उत्तर भारत में, 629 ईस्वी में। ये वह टाइम है जब अभी इस्लाम का उदय हो रहा होता है। तो यहाँ पे केरल के थ्रिसुर जिले में चेरामन जुमा मस्जिद है ये। तो आज हमने गुप्तोत्तर काल को जो राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य में है उसको कवर किया। नेक्स्ट क्लास में हम पूर्व मध्यकाल पे अब बढ़ेंगे आगे, और ये हमारी सीरीज मैपिंग की अब लगभग कंप्लीट होने के हों, कुछ और 5-6 वीडियो में ये पूरी हो जाएगी। तो क्लास में बने के लिए धन्यवाद।